कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड मेडिको के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी नॉर्थ साइड की तैयारी में लगे होंगे। तो चलो आज आपके लिए लेकर आए हैं नॉर्थ साइड सन 2023 से रिलेटेड एक नया टॉपिक, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के टॉपिक का नाम है नियोनेटल जॉन्डिस, हाइपर बिलिरुबिमिया और एक्ट्रस नियोनेट्रम। तीनों ही एक ही टॉपिक है। या तो आप इसको नियोनेटल जॉन्डिस बोल लो, या फिर हाइपर बिलिरुबिमिया बोल लो, या फिर एक्ट्रस नियोनेट्रम बोल लो। आगे हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो नियोनेटल जॉन्डिसम किसे कहेंगे, नियोनेटल जॉन्डिस हम किसे कहेंगे। नियोनेटल जॉन्डिस येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कलर एंड mucosa and tissues due to increase bilirubin लेवल। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के स्किन, टिश्यूज़ और म्यूकोसा क्या हो जाती है, येलोविश हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नियोनेटल जॉन्डिस कहेंगे। यानी कि किसी भी पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ जाने के कारण स्किन का कलर, टिश्यूज़ और म्यूकोसा क्या होगी, येलोविश कलर की हो गई। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नियोनेटल जॉन्डिस कहेंगे। आगे हम बात करें नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल की। किसी भी एडल्ट के अंदर नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है। बिलिरुबिन लेवल होता है 1.0 to 1.3 mg/dl। किसी भी एडल्ट के अंदर नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल 1.0 to 1.3 mg/dl होता है। लेकिन अगर जॉन्डिस की कंडीशन हो, किसी भी पेशेंट में जॉन्डिस की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा। इस कंडीशन में बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, मोर देन 2 mg/dl। अगर किसी भी पेशेंट में मोर देन 2 mg/dl बिलिरुबिन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको जॉन्डिस है। लेकिन ये किस में आना चाहिए, एडल्ट के अंदर आना चाहिए। एडल्ट के अंदर मोर देन 2 mg/dl अगर बिलिरुबिन का लेवल आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जॉन्डिस कहेंगे। अगर बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 5 mg/dl अगर किसी नियोनेट के अंदर आ रहा है, मोर देन 5 mg/dl अगर किसी नियोनेट के अंदर आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जॉन्डिस कहेंगे। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नियोनेट जॉन्डिस कहेंगे। अगर किसी भी चाइल्ड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 5 mg/dl आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नियोनेटल जॉन्डिस कहेंगे। जब तक 5 से कम आएगा वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। जैसे 5 से ज़्यादा आ गया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जॉन्डिस बोलेंगे। आगे हम बात करें कि नियोनेटल जॉन्डिस कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स की हम बात करते हैं। नियोनेटल जॉन्डिस के टाइप्स। नियोनेटल जॉन्डिस स्पेशली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। दूसरा है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों में क्या डिफरेंस हैं, इन दोनों के बारे में क्या कारण हैं, इन दोनों के उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके नाम से ही पता चल रहा है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब है कि इसके फंक्शंस में क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शनल चेंजेज आ रहा है, यानी कि पेशेंट के जो चाइल्ड है आपका नियोनेट है, इसके फंक्शन में क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है या फिर डिस्टर्ब आ रहा है, चेंजेज आ रहा है या फिर डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की हम बात करें, इट इज अपीयर्स आफ्टर 24 hours ऑफ बर्थ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स के अंदर आता है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब अपीयर होता है, तो आपका आंसर होगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बर्थ के 24 घंटे के बाद अपीयर होगा। अगर बात करें फुल टर्म बेबी या फिर मैच्योर बेबी की, अगर आपका बच्चा मैच्योर है या फुल टर्म है तो ये 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद अपीयर होगा, 24 घंटे के बाद अपीयर होगा। अगर आपका बच्चा प्री टर्म है, इस कंडीशन में ये 48 घंटे के बाद अपीयर्स होगा। आगे बात करें कि फुल टर्म या मैच्योर बेबीज में ये 4th डेज आपको दिखाई देगा और 7th डे के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा। 4th डे तक आपको दिखाई देगा और 7th डे के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर इमेच्योर बेबी है तो आपको 5th एंड 6th डे तक आपको दिखाई दे सकता है और इसको डिसअपीयर होने में कितना समय लगेगा, 14 दिन लगेगा। यानी कि अगर किसी बेबी में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो वो बर्थ के 24 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। फुल टर्म या मैच्योर बेबीज है इसमें 24 घंटे, इमेच्योर या प्री टर्म बेबीज है 48 घंटे के बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर फुल टर्म बेबीज है तो 4th डे तक आपको इसमें दिखाई देगा और 7th डे के बाद ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर प्री टर्म बेबीज है तो 5th 6th डे तक आपको दिखाई दे सकता है और इसको डिसअपीयर होने में कितना समय लगेगा, 14 दिन लगेगा। आगे हम बात करें कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है। अगर मैच्योर बेबीज हैं, मैच्योर बेबी हैं तो इसमें बिलिरुबिन का लेवल 10 mg/dl होगा। अगर मैच्योर बेबी है तो बिलिरुबिन का लेवल कितना होगा, मैच्योर बेबी के अंदर 10 से कम होगा। लेकिन इन मैच्योर या फिर प्री टर्म बेबी हैं तो इस कंडीशन में बिलिरुबिन का लेवल लेस देन 50 mg/dl होगा। अगर बच्चा मैच्योर है तो उस कंडीशन में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर बिलिरुबिन का लेवल 10 से कम पाया जाता है। लेकिन बच्चा प्री टर्म है या इमेच्योर है तो फिजियोलॉजी के जॉन्डिस के अंदर इसका बिलिरुबिन लेवल लेस देन 15 mg/dl पाया जाएगा।
इस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में किसी भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट। इसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। लेकिन हमें मदर्स को एडवाइस देनी है, अगर किसी पेशेंट को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो मदर को क्या एडवाइस करोगे आप कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे तो क्या होगा, एक्सक्रेट हो जाएगा बिलिरुबिन। मदर को क्या एडवाइस दोगे आप कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। अगर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग करवाएंगे तो क्या होगा, बिलिरुबिन क्या होगा, यूरिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रेट हो जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कैसे होता है कि या तो आपके बच्चे के जन्म के बाद किसी भी प्रकार के फंक्शनल चेंजेज हुए हैं या डिस्टर्ब हुए हैं, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब अपीयर होता है, बर्थ के 24 घंटे के बाद। अगर बच्चा मेच्योर है, फुल टर्म है तो 24 घंटे के बाद अपीयर होगा। अगर बच्चा प्री टर्म है तो इस कंडीशन में 48 घंटे के बाद अपीयर होगा। लेकिन कब तक अपीयर होता है, ये 24 से 72 घंटे के बीच में। ठीक है, आगे हम बात करें कि इस पेशेंट में जिनके फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उनमें बिलिरुबिन का लेवल कितना होगा, तो बिलिरुबिन का लेवल कितना है, अगर मेच्योर बेबी लेस देन 10 mg पर DL है और इमेच्योर है तो 15 mg पर DL से कम है। आगे हम बात करें कि इसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा या सबसाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस कंडीशन में मदर्स को एडवाइस करना है कि एक बच्चे को एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, जिससे क्या होगा, एक्सेसिव यूरिन आएगा। एक्सेसिव यूरिन आएगा तो बिलिरुबिन यूरिन के साथ मिलकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसके कॉजेज की बात करें हम कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉजेज क्या हो सकते हैं। इसके कॉजेज हैं, पहला कॉजेज है पॉलीसाइथेमिया, यानी कि आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है। या फिर हम बात करें, पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है कि आरबीसी का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है। और एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन भी होगा। अगर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलिरुबिन का लेवल भी क्या होगा, एक्सेसिव होगा। पॉलीसाइथेमिया का मतलब है कि बच्चे के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन एक्सेसिव हो रहा है। अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो एक्सेसिव क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा है इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। बच्चे में क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा है, कितना है, 18 से 24 mg पर DL है, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, 18 से 24 ग्राम है। अगर बच्चे में एक्सेसिव हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो क्या होगा, अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो आरबीसी की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और आरबीसी की मात्रा भी ज़्यादा होगी तो डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरी बात हम करें कि जो आरबीसी है उनका लाइफ स्पाज्म कितना होता है, कम होता है।
लाइफ स्पाज्म कितना है, कम है। कितना है चिल्ड्रंस के अंदर या नियोनेट के अंदर, 80 दिन का होता है। अगर लाइफ स्पाज्म कम है तो कम समय में ज़्यादा आरबीसी क्या होगी, टूटेगी, और कम समय में ज़्यादा आरबीसी टूटेगी तो क्या होगा, बिलिरुबिन बनेगा, और बिलिरुबिन क्या होगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। एडल्ट के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पाज्म 120 दिन होता है, लेकिन नियोनेट में कितना पाया जाता है, 80 दिन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, चौथा कॉजेज क्या हो सकता है, जो लीवर है वो क्या है, इमेच्योर है। अगर लीवर इमेच्योर है तो एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम है यूडीपीजीटी। एक एंजाइम पाया जाता है यूडीपीजीटी। अगर लीवर इमेच्योर होगा तो यूडीपीजीटी एंजाइम क्या होगा, कम सिक्रेट होगा, और यूडीपीजीटी क्या करता है कि बिलिरुबिन को एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी से बाहर निकालता है। अगर मान लो इस बच्चे में यूडीपीजीटी एंजाइम ही नहीं कम बन रहा है तो क्या होगा, बिलिरुबिन को भी कम बाहर निकालेगा। तो ये सारे कॉजेज क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉजेज हैं। आगे हम बात करें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की दूसरा टाइप कौन सा है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। यहाँ पर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण से हुआ है। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज़ की कंडीशन बच्चे के अंदर डेवलप है, किसी भी डिजीज़ की कंडीशन बच्चे के अंदर डेवलप है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा है। हम बात करें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की तो ये हमें कब देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही है कि इट इज अपीयर्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। जैसे ही इन्फेंट की डिलीवरी हुई और जैसे इन्फेंट की डिलीवरी हुई तो कब देखने को मिलेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। 24 घंटे के अंदर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि पहले से ही बच्चे के अंदर क्या है, डिजीज कंडीशन डेवलप से, डिजीज कंडीशन डेवलप है, इस कारण आपको ये देखने को मिलता है। आगे हम बात करें 5% न्यू बोर्न बेबीज में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कितने परसेंट न्यू बोर्न बेबीज में देखने को मिलेगा, 5% न्यू बोर्न बेबीज में देखने को मिलता है। इसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 15 mg/dl होता है, मोर देन 15 mg/dl होता है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंट देखें हम पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिजियोलॉजिकल और यहाँ लिख लेते हैं अपन पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हमें कब देखने को मिलता है, आफ्टर 24 आवर्स। पैथोलॉजिकल हमें कब देखने को मिलता है,
विदिन 24 हावर्स। यहाँ पर बिलिरुबिन का लेवल लेस देन 10 mg/dl होता है। यहाँ पर बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 50 mg/dl होता है। तो ये दो डिफरेंट आपको याद रखने हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करें कि ये ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सबसाइड नहीं होता है। ऑटोमेटिक सबसाइड नहीं होता है। इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा। पहला तो है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस 24 घंटे के बाद आपको देखने को मिलेगा। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस विदिन 24 आवर, जैसे बच्चे का जन्म होगा 24 घंटे के पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इसमें बिलिरुबिन का लेवल लेस देन 10 या फिर 15 से कम होता है। इसमें बिलिरुबिन का लेवल 15 mg/dl से ज़्यादा होता है। ये ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सबसाइड नहीं होता। इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और पैथोलॉजिकल में क्या होता है, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम बात करें इसके कॉजेज की। तो कौन कौन से कॉजेज आपको देखने को मिलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए। सबसे पहले हम बात करें हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। बच्चे में क्या हो रहा है, हेमोलाइटिक डिजीज हो रही है। हेमोलाइटिक डिजीज का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव एंड फास्टर destruction of RBCs। हेमोलाइटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी भी पेशेंट के अंदर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा अमाउंट में और बहुत जल्दी से हो रहा है। तो कौन कौन सी कंडीशंस में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन एक्सेसिव अमाउंट में और बहुत जल्दी होता है। पहली हम बात करें RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में और एक्सेसिव रूप में और बहुत जल्दी क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाए। RH इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी RH नेगेटिव मदर क्या करती है, RH पॉजिटिव फीटस को क्या करती है, कंसीव करती है। RH नेगेटिव मदर क्या करती है, RH पॉजिटिव फीटस को कंसीव करती है। अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो एक्सेसिव अमाउंट में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट, एबियो इनकम्पेबिलिटी, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को, यानी कि जो उसको मैच नहीं खाता उसको अदर ब्लड ग्रुप इंसर्ट कर देना, तो एबियो इनकम्पेबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सिकल सेल एनीमिया। अगर किसी बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है जन्म से ही, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर भी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन क्या होता है, आरबीसीज प्रॉपर रूप से बन रही है, टूट रही है, प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है डेवलपमेंट, तो क्या हो रहा है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो आरबीसीज हैं वो स्पाइरल शेप में, स्पाइरिकल शेप में होने का कारण क्या है कि इनके अंदर डेफिशिएंसी है किसकी, पेक्ट्रिन और एंकिरिन, दो प्रोटीन होते हैं, पेक्ट्रिन एंड एंकिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इन दो प्रोटीन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अगर इन दोनों प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है और इन दोनों प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो क्या है,
आरबीसी क्या है, स्पायरिकल शेप में बन जाती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी स्पायरोसाइटोसिस। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ G6PD एंजाइम। अगर किसी भी पेशेंट में G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आरबीसीज का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा अमाउंट में होता है। किसी पेशेंट में वायरल हेपेटाइटिस है, यानी कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, किसी भी पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है इन दोनों हेपेटाइटिस का, तो उस कंडीशंस में भी क्या होता है, आरबीसीज का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा अमाउंट में होता है। और नेक्स्ट है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीबीडी। सीबीडी का मतलब है कि कॉमन बाइल डक्ट में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। तो इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, पहला हेमोलाइटिक डिजीज हो सकती है न्यूबॉर्न में। कौन कौन सी हेमोलाइटिक डिजीज होगी, RH इनकम्पेबिलिटी, ABO इनकम्पेबिलिटी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सभी क्या है, हेमोलाइटिक डिजीज है। हेमोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में आरबीसीज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना, एक्सेसिव अमाउंट में। नेक्स्ट हम बात करें हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसीज क्या हो रही है, स्पायरिकल शेप में पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है कि इसमें स्पेक्ट्रोरिन और एंकायरिन जो प्रोटीन पाया जाता है उसकी डेफिशिएंसी है। आरबीसी को प्रॉपर शेप देने के लिए इन दोनों प्रोटीन की जरूरत है। ये दोनों ही प्रोटीन नहीं है तो क्या पाया जाएगा, स्पेरिकल शेप में पाया जाएगा। पेशेंट में G6PD डेफिशिएंसी हो, वायरल हेपेटाइटिस हो या फिर कॉमन बाइल डक्ट है उसमें क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। आगे हम बात करें असेसमेंट फाइंडिंग की, कि इसमें हमें क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलती है। कौन कौन से असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो हमें देखने को मिलेगा एलोविस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड टिश्यूज। जब भी हम जॉन्डिस वाले पेशेंट को देखेंगे तो उसको देखने को क्या मिलेगा, उसके स्किन और टिश्यूज में क्या मिलेगा, एलोविस डिस्कलरेशन मिलेगा। शुरुआत में कहाँ देखने को मिलेगा, शुरुआत में पेस और स्क्लेरा के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मान लो नॉर्मल पेशेंट हैं, यानी कि नॉर्मल जॉन्डिस वाला पेशेंट है, तो स्क्लेरा के अंदर नॉर्मल इंडिविजुअल जॉन्डिस वाला मरीज हैं तो स्क्लेरा के अंदर हम उसको असेस कर सकते हैं। कहाँ असेस करेंगे, स्क्लेरा के अंदर। लेकिन अगर डार्क स्किन वाला पेशेंट है, डार्क स्किन वाला पेशेंट है तो इस पेशेंट को हम कहाँ असेस करेंगे, हार्ड पैलेट के अंदर, हार्ड पैलेट के अंदर। ये दो बातें हमें याद रखनी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आप अगर किसी पेशेंट में एलोविस डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो शुरुआत में कहाँ देखोगे, फेस और स्क्लेरा के अंदर। अगर नॉर्मल चाइल्ड है तो जॉन्डिस आप स्क्लेरा के अंदर असेस कर सकते हो। लेकिन डार्क स्किन वाला पेशेंट है, अगर डार्क स्किन वाला पेशेंट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इस पेशेंट को हार्ड पैलेट में असेस करोगे। इस पेशेंट में आपको पुअर फीडिंग देखने को मिल सकती है, पुअर फीडिंग देखने को मिल सकती है। ये पेशेंट आपको लेथार्जी देखने को मिल सकता है, ये पेशेंट आपको सुस्त दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करने, इसमें कर्निक्टरस देखने को मिल सकता है, कर्निक्टरस देखने को मिल सकता है। कर्निक्टरस क्या होता है कि किसी भी पेशेंट में बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 20 mg/dl हो जाता है तो इस कंडीशन में ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। उस बैरियर को क्या करता है, ये बिलीरुबिन क्रॉस कर लेता है। अगर ये बिलीरुबिन मोर देन 20 mg/dl से ज़्यादा हो गया तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। और ब्लड बैरियर क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ब्रेन डैमेज
हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो गया। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो ब्रेन डैमेज होगा वो ब्रेन के कौन से पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जो ब्रेन डैमेज हुआ है वो बेसल गैंग्लिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बेसल गैंग्लिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये यहाँ से बन रहा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर अगर क्रॉस हो रहा है तो कौन से पार्ट में आपको ब्रेन डैमेज देखने को मिलेगा। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर आपको असेस मिलेगा या देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को सभी को समझ में आया होगा। आगे भी आपके लिए इसके डायग्नोसिस, इसका मैनेजमेंट बाकी है। अगली क्लास में आपको इसका मैनेजमेंट और डायग्नोसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।